अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सेस का यूनिट नंबर 2 की थर्ड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली दो वीडियोस के अंदर हमने बाकी के कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक्स हैं उसके बारे में पढ़ा है। आज इस वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चले स्टूडेंट्स, हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कीटोन। कौन सा टॉपिक है हमारा आज हमने लास्ट वीडियो में अल्डिहाइड तक कवर कर लिया था। आज हम कीटोन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन हमारे पास क्या है, हम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम उसी की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे पास जो क्लास है वो है कीटोन। कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट है इसके अंदर। अब कीटोन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अल्डिहाइड पढ़ा था कि अल्डिहाइड और कीटोन में बस ज़रा सा डिफरेंस होता है। दोनों हैं क्या? शुगर के मॉलिक्यूल्स। अब कीटोन हमारे पास मेनली है क्या हमारे पास? इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनियल ग्रुप। अल्डिहाइड में भी हमने देखा था कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनियल। सी के साथ डबल बॉन्ड ओ जॉइन होता है। अब उसके बाद क्या था, हमने अल्डिहाइड में देखा था कि यहाँ पर क्या ज्वाइन हो रहा था, हमारे पास हाइड्रोजन एक आके अटैच हो रहा था। तो हमारे पास जो एलिमेंट बन रहा था वो क्या बन रहा था? कीटोन बन रहा था। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं हो रहा। यही इसका मेन डिफरेंस है कि इसके अंदर भी कौन सा ग्रुप होगा? इसके अंदर कार्बोनियल ग्रुप होगा एक। लेकिन उसके साथ साथ दोनों तरफ अल्काइल या अराइल ग्रुप आके अटैच हो जाएंगे। तो ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी जो हमें बताएगी कि ये कौन सा ग्रुप है कीटोन का। मेन डिफरेंस इनके अंदर सिर्फ यही होगा कि अल्डिहाइड में हाइड्रोजन होगा और कीटोन के अंदर हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होगा। अब जनरल फार्मूले की बात करते हैं। हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है कीटोन का? RCOOR। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल और अराइल ग्रुप। इसको अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं और अराइल ग्रुप भी कह सकते हैं। और कार्बन क्या है हमारे पास? डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। इतनी हो गई हमारी सिंपल कहानी कीटोन की। कीटोन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके पास एक कार्बोनियल फंक्शनल ग्रुप है और साथ में दो अल्डिहाइडिक या अराइल ग्रुप मौजूद हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एसीटोन आ जाता है। एसीटोन हमारे पास क्या है? एसीटोन का ये फार्मूला है हमारे पास C3H6 और O। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एसीटोन। अब C3 और COOH क्या बता रहा है हमें? अगर हम इसके फार्मूले को ओपनली लिखें ना तो ये वाला फार्मूला इसका बनता है CH3CO फिर CH3। मतलब कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये कार्बोनियल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद क्या है, दोनों तरफ RR थे। ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन थी उसकी, किसकी? कीटोन की। किसकी? कीटोन की। ये हमारे पास दो अराइल ग्रुप थे। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पे R क्या आ रहा है? CH3। ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन, फिर ये हमारे पास CH3 अल्काइल ग्रुप है। हो गया सिंपल फार्मूला। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है? एसीटोन का। अगर हम कुल मिला के इसके अंदर एडिशन करें ये इसके मेन फार्मूले की तरफ तो इसमें है क्या? इसमें हमारे पास 3 कार्बन है। देखिए 1 2 और ये 3, दैट मीन C3 हो गया और 3 इधर और 3 इधर, 6 हाइड्रोजन हो गए, H6 और एक ऑक्सीजन मौजूद था। तो ये इसकी कंबाइंड फॉर्म है फार्मूले की। समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। अब एसीटोन अगर हम देखें तो एसीटोन है क्या? एसीटोन हमारे पास है कलरलेस लिक्विड। क्या है? कलरलेस लिक्विड। जैसे हमारे पास वाटर होता है कलरलेस लिक्विड, इसी तरह। और ये क्या होता है? वाइडली यूज एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। किसको? एसीटोन को। नेल पॉलिश रिमूवर हम लोगों ने यूज़ किया है, बहुत सारे बच्चों ने यूज़ किया है। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो मेनली हमारे पास क्या होता है? एसीटोन ही होता है। एसीटोन को ही यूज़ किया जाता है एज अ नेल पॉलिश रिमूवर। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हम एसीटोन को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोजाइलिक एसिड। अब कार्बोजाइलिक एसिड क्या है हमारे पास? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास मेनली फंक्शनल ग्रुप है कार्बोऑक्सिल ग्रुप। कार्बोऑक्सिल ग्रुप की वजह से ही इसको हम कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं। इसके अंदर कार्बोनियल ग्रुप होता है एक और एक हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोऑक्सिल ग्रुप हम इसीलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है? एक कार्बोनियल ग्रुप और एक हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप। कार्बोनियल ग्रुप की वजह से इसको कार्बो कहा जाता है और हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप का ऑक्सिक लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब क्या है, एक ही कार्बन के दरमियान कौन से दो मेजर ग्रुप आ जाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। अब इसमें याद रखिएगा कि कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर कार्बो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कार्बो वर्ड है इट्स रिप्रेजेंट्स कार्बोनियल ग्रुप, और ऑक्सिलिक रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। दैट मीन कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन पे आकर अटैच हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास RCOOH, एक CO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप को, OH रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कोहल ग्रुप को यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। दैट मीन्स ये दोनों को मिलाकर हमारे पास कार्बोजाइलिक ग्रुप हो गया, और प्लस में R रिप्रेजेंट करता है हमारे पास अल्काइल ग्रुप को। सिंपली समझ आ गई होगी आप लोगों को इस चीज़ की। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप कार्बोनियल ग्रुप आता है, हमने इसके अंदर आपको बताया। उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है। ये दोनों मिलकर इसको एक यूनिक करेक्टरिस्टिक दे देते हैं, किस चीज़ की, एक यूनिक एसिड। इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसको COOH ग्रुप कहते हैं, जिसके अंदर कार्बोनियल ग्रुप आ जाता है, C डबल बॉन्ड O। और दूसरे बात हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरा। अब ये दोनों सेम कार्बन के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि CO ये कार्बोनियल ग्रुप है प्लस OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और साथ में ये CH3 के साथ हमने बॉन्ड कर दिया। दैट मीन्स सेम ये वाला कार्बन होगा, इसके साथ ये अटैच होंगे दोनों हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ईस्टर। अब ईस्टर हमारे पास क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जो किससे बनता है, कार्बोजाइलिक एसिड से और अल्कोहल से बनता है। अब किस तरह ये इसकी फॉर्मेशन होती है उसके बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि एक ईस्टर क्या है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कब बनता है, जब रिएक्शन होता है कार्बोजाइलिक एसिड का अल्कोहल के साथ। अब द रिएक्शन टिपिकली इन्वॉल्व द कंडेंसेशन ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप ऑफ द एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल फॉर्मिंग एन ईस्टर एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। अब इसमें क्या लिखा गया है, कंडेंसेशन। सबसे पहले कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब कंडेंसेशन का नाम जब भी आएगा तो आपके दिमाग में ये आएगा कि एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर, यानी क्या बनेगा लास्ट में, H2O, ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकलेगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि किसकी कंडेंसेशन हम करवा रहे हैं, कार्बोजाइलिक एसिड की, किसकी, कार्बोजाइलिक एसिड की और अल्कोहल की, इन दोनों की कंडेंसेशन होगी, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल आएगा, वाटर और ईस्टर। ईस्टर भी तो हमें बाय प्रोडक्ट मिल रही है ना, हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ईस्टर बनेगा, फिर वाटर बनेगा। कार्बोजाइलिक एसिड एंड अल्कोहल, इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाएगा। कौन सा रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जिसमें से क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, OH अलग हो जाएगा और CO ग्रुप अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग होंगे, और बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास ईस्टर और वाटर होगा। अब ईस्टर का फॉर्मूला हम देख लेते क्या है हमारे पास। जनरल रिप्रेजेंटेशन ईस्टर की क्या है, CO फिर OR। अब ये R तो हमें पता है क्या है, इतना हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, अल्काइल अराइल, ये दोनों वही ग्रुप्स हैं अल्काइल और अराइल की। और ये CO का है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, प्लस में ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हुआ है। ऑक्सीजन ये वाला कहाँ से आया, हम लोगों ने कार्बोजाइलिक एसिड पढ़ा था, COOH। अब ये H कहाँ हो गया, गायब हो गया। H कहाँ गायब हो गया, ये जाके जो वाटर बना था ना उसके साथ निकल गया हमारे प्रोडक्ट से। अब ये ऑक्सीजन अकेला छोड़ दिया इसने। अब R रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन कार्बोजाइलिक ग्रुप एसिड की के साथ जो चेन अटैच होगी अल्काइल ग्रुप की उसको, और दूसरा R रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है दूसरा, दोनों अराइल और अल्काइल ग्रुप होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। ईस्टर हमारे पास, ईस्टर के पास कौन से फंक्शनल ग्रुप है, हमारे पास CO फिर O, ये फंक्शनल ग्रुप है। CO हमें पता है कार्बोनियल ग्रुप है जो किसके साथ बॉन्ड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद अल्को ऑक्सी ग्रुप है, अल्को ऑक्सी यानी ऐसा ऑक्सीजन जो अल्काइल के साथ अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्को ऑक्सी ग्रुप, यानी इस O के साथ R ग्रुप ज्वाइन हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था, CO है फिर O है, इसके साथ R आके ज्वाइन हो रहा है, तो ये जो ग्रुप बन रहा है ये कौन सा ग्रुप है, अल्को ऑक्सी ग्रुप बन रहा है। अब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए कार्बोजाइलिक एसिड है प्लस में अल्कोहल, इन दोनों की कंडेंसेशन करवाई थी तो क्या मिला था हमें, ईस्टर प्लस में वाटर। अब यहाँ पे देखें इथेनोइक एसिड है ये भी हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड की फॉर्म है। अल्कोहल में हमने मिथेनॉल लिया है, OL रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, अल्कोहल है। इसके बाद क्या मिला है हमें, मिथाइल इथेनॉइट,
इथेनॉइड क्या है, मिथाइल इथेनॉइड, ये ईस्टर का कंपाउंड है और साथ में वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट मिल गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमाइंस। कौन सा ग्रुप है हमारे पास, अमाइन ग्रुप आ जाता है। अमाइन ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किससे निकाला गया है, अमोनिया से निकाला गया है। क्या है, ऐसा कंपाउंड है जो अमोनिया से ड्राइव किया जाता है। अब अमाइंस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनिया से बनाया गया है। कब बना है, रिप्लेस करेंगे एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम विद अल्काइल और अराइल ग्रुप। अब अमोनिया क्या है, ये एक नाइट्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। 3 हाइड्रोजन हम लोगों ने देखा लगे हुए। अब या तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा और यहाँ पे क्या अटैच किया जाएगा, CH4 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। या हम यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं इस अल्काइल ग्रुप को, या हम एक को अलग कर दें या दूसरे को, या तीनों को रिमूव करके इनकी जगह पे क्या अटैच कर दें हम लोग, अल्काइल या अराइल ग्रुप। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अमाइंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अंदर कौन सा आता है, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन एटम के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्लासीफाई बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन। इसके पास लोन पेयर होता है जो बता रहा होता है कि उसके साथ कितने कार्बन आकर अटैच हो सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या है, R3 और N, वेयर R कैन बी हाइड्रोजन। R हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करा है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करा है। यहाँ अल्काइल और अराइल ग्रुप को पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि या तो वो अल्काइल ग्रुप होगा या फिर अराइल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसके अंदर हमारे पास अमाइनो ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप होगा। कौन सा, NH2, NHR या NR। कैसे, फॉर सपोज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, NH3 हमारे पास अमोनियम ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, NH3, ये अमोनियम ग्रुप था। इसके साथ अटैच हो गए 3 हाइड्रोजन। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होके एक अराइल ग्रुप आ सकता है, या इसके साथ ये हट के यहाँ पे सिंपली अराइल ग्रुप आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। या फिर इसके साथ हाइड्रोजन तीसरा भी मिटा देंगे और इसके साथ क्या होगा, सिर्फ R ग्रुप आके अटैच होगा। इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर आ जाता है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहता है, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है। ऐसे रिजल्ट में जो फार्मूला बनता है, जो मॉलिक्यूल बनता है, उसको आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है। केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कंपाउंड ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रह रहा है लेकिन उसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है। ऐसे रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बना है उसको आइसोमर मॉलिक्यूल बने कहेंगे। और क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर उसकी बनावट चेंज हो गई है तो उसका प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई होंगी। अब टाइप्स हैं आइसोमराइजेशन की। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। इसमें क्या होता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। मतलब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आपको देते हैं कि अरेंजमेंट किस तरह होगी। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कह रहे हैं CH4। क्या है, CH4। इसके साथ 4 कार्बन अटैच हैं, 4 की जगह हम इधर 3 ले लेते हैं, CH3 है हमारे पास। अब इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच हैं फॉर सपोज। अब हम इसके अरेंजमेंट चेंज करें, एक कार्बन था, ये हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, ये हमारे पास CH3 है। अब अगर हम इसी को उल्टा कर दें, मतलब क्या करें, उल्टा कर दें, ये कार्बन था, CH लिख दिया हमने इसको, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। अब हमारे पास क्या है, सेम फार्मूला है, 3 ही हाइड्रोजन है, लेकिन क्या है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इसी तरह ये हम एक एग्जांपल ले सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन की। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड टाइप है इसकी, स्टीरियो आइसोमराइजेशन। स्टीरियो आइसोमराइजेशन में क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की फ्रॉम आइसोमर दैट डिफरेंट इन स्पिरिचुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम बट नॉट इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम। मतलब ये क्या कह रहा है, वो क्या हो रहे हैं, अपनी अरेंजमेंट डिफरेंट कर रहे हैं, रीअरेंज होकर अपने आप को डिफरेंट टाइप्स के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसकी कुछ सब टाइप्स हैं जैसे कि जियोमेट्रिक या ऑप्टिकल। जियोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, वो हर तरीके से अपने अंदर चेंज ले आएगा, जैसे कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ अराउंड अ डबल बॉन्ड और अ रिंग स्ट्रक्चर। मतलब अगर वो डबल बॉन्ड में है ना, या वो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, तो वो अपने आप को सिस या ट्रांस में ले आएंगे। किस तरह ले आएंगे, वो इस तरह लेकर आएंगे कि उनके अंदर
जो चेंजेस होंगी अगर वो साइक्लिक में है तो वो चेन में आ जाएंगे, दोनों चेन के अंदर आ जाएंगे। अगर चेन में है तो वो अपना स्ट्रक्चर साइकिल में चेंज कर सकते हैं। और ऑप्टिकल में क्या होता है, मिरर इमेज होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, देखते हैं ना मिरर के अंदर हमारा लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट हो जाता है। इसी तरह जो ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन है इसको एंटा आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। इसके अंदर मॉलिक्यूल इसी तरह अपने आप को चेंज करते हैं, जो लेफ़्ट वाले होते हैं वो राइट में आ जाते हैं और राइट वाले होते हैं वो लेफ़्ट वाले में आ जाते हैं। इस तरह से ये वाली आइसोमराइजेशन होती है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बस स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो जाता है। इनके नाम याद रखिए कि आइसोमराइजेशन कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आइसोमराइजेशन थी, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। उसके बाद स्टीरियो आइसोमराइजेशन है, उसकी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्री जिसको हम सिस और ट्रांस भी कह सकते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन है जिसको एंटा आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। इसके अंदर MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन को क्या कहते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन को क्या कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक स्पेसिफिक क्लस्टर होता है। हम पीछे हर एलिमेंट के अंदर देखते आ रहे थे कि हर किसी का क्या था, एक फंक्शनल ग्रुप था जिससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही थी। जैसे हमारे पास अल्कोहल में OH था, अल्डिहाइड के अंदर कार्बोनियल ग्रुप था, प्लस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, किसी के अंदर कीटोन ग्रुप था। इसी तरह जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर करेक्टर डाल देता है अपना, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा, मॉलिक्यूल्स के करेक्टर को, केमिकल रिएक्शन की और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगा। जैसे कि हमने सुना है ना कि जो इंसान जिसके साथ बैठता है वो उसकी खुसूसियात हासिल करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह ये फंक्शनल ग्रुप जब किसी के साथ अटैच होता है तो वो उसको और ज़्यादा इन्हेंस करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉमन फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट हमने दी हुई है, जो हमने पीछे भी पढ़े थे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनियल ग्रुप, अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड में क्या था, हमने पढ़ा था कार्बोनियल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, और जो कीटोन ग्रुप होता है उसके अंदर ये हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होता। उसके बाद हमने कार्बो ऑक्सिल ग्रुप पढ़ा था, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक कार्बोनिल और हाइड्रोजन ग्रुप मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। फिर अमाइनो ग्रुप, फिर ईस्टर हमने पढ़ा था, फिर अल्काइल हैलाइड पढ़े थे हमने, नाइट्राइल ग्रुप, थायोनिल और फिनोल। ये आप लोगों ने नहीं पढ़े, ये आगे चल के हम अगली वीडियोज़ के अंदर अगर इनका नाम आया तो इनको ज़रूर डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है मैक्रोमोलिक्यूल। आज का हमारे ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट मॉलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये किससे बने होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, और ये पॉलीमर बना रहे होते हैं। पॉलीमर मतलब पॉली मीन्स मैनी, और इनको क्या कहते हैं, मोनोमर्स। यानी जिस तरह तस्बीह के दाने आप लोगों ने देखे ना, छोटे छोटे तस्बीह के दाने 1 2 फिर ये 3 फिर 4 फिर 5 मिलते हैं और एक पूरी तस्बीह बनती है दानों की। इसी तरह क्या होता है, ये पॉलीमर्स के अंदर ये मोनोमर्स, इस तरह एक मोनोमर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये आपस में मिलते जाते हैं, और क्या एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एक पॉलीमर मिलता है जो लॉन्ग चेन के अंदर होता है। मैक्रोमोलिक्यूल भी इसी तरह है। हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल अगर देखें तो पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम लार्ज मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो बनते किससे, रिपीटिशन स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं मोनोमर। जैसे हम कोई दीवार बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक ब्रिक मेन एलिमेंट होती है, अब वो ब्रिक दूसरी ब्रिक के साथ अटैच होती जाती है और क्या बनता है, एक दीवार खड़ी हो जाती है। इसी तरह मोनोमर्स आपस में जॉइन होते जाते हैं। फॉर सपोज ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है, तो एक चेन बनती जाती है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं या फिर उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम लोग क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम रिलेट कर रहे हैं ह्यूमंस के साथ, तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या आ जाता है हमारे पास, लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हमारे पास जो बहुत ज़रूरी हैं हमें ज़िंदा रखने के लिए, वो हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। अमाइनो एसिड की छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, वो आपस में अटैच होते जाते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, वो याद रखिएगा कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम इन्हीं को डिटेल से स्टडी करेंगे। और क्या काम कर रहे होते हैं, ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर बने, वो भी इसी के बने। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बने। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे हमारी बॉडी के जो मेन फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए मेन एलिमेंट है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। वो क्या होगा, डिस्टर्ब अगर हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा तो डीएनए रिप्लिकेट नहीं होगा। जो सेल डिवाइड हो रहा है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन सही से नहीं होगी।
और प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनने का सिस्टम है वो भी कहाँ से आता है, सिग्नल डीएनए से आता है, हमारे न्यूक्लियस से आता है। तो जब न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस ही नहीं होगी। उसके बाद थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ना सिंपली हम पूरे दिन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है ग्लूकोज। एक ग्लूकोज दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जूस पीते हैं, उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद लिपिड्स आ जाते हैं। लिपिड्स क्या होता है, हमारे पास सिंपली जितने भी हम ऑयल कंटेनिंग यूज़ कर रहे होते हैं ना प्रोडक्ट्स, उनके अंदर लिपिड्स मौजूद होता है। दूध देखा है, दूध के ऊपर जो मलाई की लेयर आ जाती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लिपिड की क्वांटिटी मौजूद होती है। बहुत ज़्यादा क्या, वो ऑलमोस्ट लिपिड की क्वांटिटी ही होती है। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को निकालते हैं, उसी मलाई को एक्यूमुलेट किया जाता है और उसको स्टोर करके फिर क्या बनाया जाता है, उससे देसी घी जो घरों में आमतौर पर बनाया जाता है, जो घर के अंदर जो घी बनाते हैं वो उसी से बनाया जाता है। और इससे क्या होता है, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी के साथ साथ हमें क्या करता है, हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो स्टीरॉइड्स हार्मोन होते हैं, वो किससे बने होते हैं, लिपिड से मिलकर बने होते हैं। अब एक ब्लॉक बना हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल जो है ना वो फंडामेंटल है। क्या है हमारे पास, फंडामेंटल है, बहुत बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ और सिंथेसिस मटेरियल्स के लिए। यानी अगर हमने कोई मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर बनाना है तो उसके लिए भी हमारे पास ये मैक्रोमोलिक्यूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होते तो बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, ना सिर्फ मेडिकली, बायोलॉजिकली, केमिस्ट्रिकली, मटेरियली, साइंस के लिहाज से ये मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। यहाँ पर हमारा यूनिट हुआ एंड। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, या आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।